वंदे मातरम। आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे, है ना। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, यानी कि कौन सा जगत पढ़ेंगे, हम जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो का अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो विटकर ने क्या किया था, 5 जगत दिया था, है ना। जिसमें सबसे पहला क्या था, जगत मोनेरा, वो हम देख चुके थे। जगत प्रतिष्ठा भी पढ़ लिए हैं। फिर है जगत कवक, फिर जगत पादप, उसके बाद लास्ट जगत है जगत एनिमेलिया या एनिमल्स, है ना, जिसको क्या कहा जाता है, जंतु भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जगत जो है वो पूरी तरीक़ा से जंतुओं के लिए है। तो यहाँ पर जो जंतु होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय होने की वजह से इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेती हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है ना। किसका निर्माण करती है, ऊतक बनाती है। ऊतक से किसका निर्माण होता है, तो ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। और अंग जो है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, और यही अंग, है ना, बहुत सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है अंग तंत्र। और पूरे अंग तंत्र आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरीक़ा से जंतुओं में ये क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। तो जंतु जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक की परिभाषा ही है कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। अब ये ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो कुछ जंतुओं में केवल एक ही अंग होता है जिससे वे अपना सभी कार्य करते हैं, तो उनमें सिर्फ अंग होता है। लेकिन जो उच्च वर्ग के जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि अंग तंत्र पाया जाता है, जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। मतलब हर एक क्रिया के लिए बहुत सारे आर्गन आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अंग तंत्र उच्च वर्ग जीवों में पाया जाता है, और यही बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलकर एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं, है ना, यानी कि पूरी तरीक़ा से बॉडी का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर जंतु जगत देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ लक्षण देख लेते हैं। अब हम जो जंतु जगत है उसका यदि हम कुछ लक्षण देखते हैं, तो इसमें पहला लक्षण दिया है कि मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि वो बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। जो जंतु होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक्स, है ना। तो यहाँ पर बताया गया था कि जंतु जो हैं उनकी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और एक यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। मतलब इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एक लवक होता है जो केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हरे दिखाई देते हैं। तो यही चीज़ जंतुओं में एब्सेंट होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यानी कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है। मोबिलिटी, यानी कि जो जंतुएं होती हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या पेड़ पौधों में मोबिलिटी पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, उनमें मोबिलिटी नहीं पाई जाती, गतिशीलता नहीं होती। लेकिन जो जंतु है उनको अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, जिस कारण से वो गतिशील होते हैं। लोकोमोशन होता है, यानी कि उनमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्यों में प्रचलन के लिए हाथ पैर पाए जाते हैं, पक्षियों में पंख होते हैं, मछलियों में भी तैरने के लिए पंख होते हैं, यानी कि उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उनमें अंग पाया जाता है, जिसको लोकोमोशन कहा जाता है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जंतुओं में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। फूड कलेक्शन, जंतुओं में जो भोजन का संग्रह होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में
संग्रहित रहता है। अब हम इसका देख लेते हैं नेचर। अब यदि हम जंतु जगत का के जो जीव हैं उनका यदि हम प्रकृति या नेचर देखेंगे तो वो किस प्रकार के होते हैं। तो जंतु जो होते हैं वो सभी जंतु क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है जिसकी वजह से वो स्वपोषी नहीं हो सकते। तो विषमपोषी में भी कई प्रकार के होते हैं। विषमपोषी किसको बोलते हैं, विषमपोषी मतलब कि जो जीव होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो विषमपोषी के अंतर्गत कई प्रकार के जीव होते हैं, जैसे कि कुछ जंतु जो हैं वो क्या हैं, शाकाहारी होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी। कुछ जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो मांस को खाते हैं। कुछ क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों का भी ग्रहण करते हैं, जैसे कि मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी है। फिर कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, मृतजीवी, यानी कि वो क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पेट में ही पाई जाती है ई कोलाई है, एक जीवाणु है वो, और बहुत सारे ऐसे कृमि वगैरह होते हैं जो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। उसी प्रकार से होता है विष्ठाभोजी का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो मल को खाते हैं उसको विष्ठाभोजी कहा जाता है। रक्ताहारी भी होते हैं जंतु जो क्या करते हैं, रक्त को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि जू, है ना, सभी के सिर में, है ना, देखना, जैसे कि जो जू होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिर में पाए जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, रक्त का अवशोषण करते हैं, ठीक है। इसलिए जो जू है वो क्या है, रक्ताहारी है। या ऐसे भी जंतु जो क्या करते हैं, ब्लड को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सभी रक्ताहारी कहलाते हैं। विष्ठाभोजी ऐसे जीव जो मल को अपना भोजन बनाते हैं, है ना, जैसे कि सुअर। परजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। मृत जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जो सभी चीज़ों को खाते हैं, जैसे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को। मांसाहारी जो केवल मांस को ही खाते हैं, जैसे शेर भालू हो गए, है ना। शाकाहारी में क्या आ जाएगा, गाय है, बकरी है ना, खरगोश, ये सभी क्या है, शाकाहारी हैं। तो ये उसके नेचर हैं। अब हम इसका देखेंगे हैबिटेट। क्या देखेंगे हम, हैबिटेट, यानी कि इसका आवास। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। तो जो जंतु होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ जंतु क्या होते हैं, जलीय, जल में रहते हैं, जैसे कि मछली। जल के अलावा बहुत सारे जीव हैं जो क्या हैं, स्थलीय हैं, जो स्थल में रहते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, भालू, गाय, बकरी, ये सब। उभयचर भी होते हैं। उभयचर का मतलब होता है कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेढक क्या है, उभयचर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार वायवीय के अंतर्गत कौन आएगा, कि जो जंतु जो कहाँ रहते हैं, वायु में, है ना, जैसे कि पक्षी वगैरह हो गए, ये सभी क्या है, उड़ते हैं, इसलिए वो वायवीय है। कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो इस तरीक़े से उनका आवास होता है। आवास के आधार पर भी जीव कई प्रकार के बटे होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जीवों का वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर किया गया है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है जंतुओं का लक्षण, उनके नेचर और उनके हैबिटेट के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे कि जो जगत एनिमेलिया है या जगत जंतु है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, है ना। तो उनको किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें किस टाइप से जीवों का क्लासिफिकेशन होता है वो आपको बताया गया था, है ना, कि उनको कैसे कैसे समूहों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले उसका क्या आता है, जगत आता है ना। सबसे पहले क्या आता है उसका, जगत के बाद क्या आता है, संघ के बाद वर्ग, फिर गण, उसके बाद कुल के बाद देखते हैं उसका वंश, और लास्ट में क्या होती है, जाति होती है। यह आपने पहले पढ़ लिया था। इस टाइप से होता है जीवों का वर्गीकरण।
तो इसमें क्या होता है कि जीवों को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले उसका जगत देखते हैं, जगत के बाद संघ देखा जाता है ना, यानी कि किंगडम। इसको क्या बोलते हैं? किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम। उसके बाद क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर। कुल को क्या बोलते हैं? फैमिली। वंश है जीनस, और जाति होती है स्पीसीज। तो इस तरीका से किसी भी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो किंगडम में विटकर ने क्या किया था? 5 जगत दिया था। वो जगत कौन कौन सा था? तो हमने यहाँ इसको पढ़ लिया है। पहला था जगत मोनेरा, है ना। किंगडम के अंतर्गत पहला जगत कौन सा आता है? मोनेरा। फिर आता है प्रोटिस्टा, कवक, पादप, और लास्ट है जंतु, जिसको हम अभी चैप्टर 4 के अंडर में पढ़ रहे हैं, जंतु जगत। तो इस जंतु जगत के अंतर्गत, है ना, अब ये तो हो गए उसके जगत, तो हम ये जंतु जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यदि हम कोई भी जीव का यदि क्लासिफिकेशन करेंगे तो जगत क्या लिखेंगे? जंतु, है ना, एनिमेलिया। उसके बाद हम उसका संघ देखेंगे। तो एनिमल जो जंतु जगत है उसके अंतर्गत 11 संघ आते हैं। कितने संघ आते हैं? 11 संघ आते हैं। वैसे तो 31 संघ होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही जो संघ हैं, जैसे कि 11 संघ को यहाँ पर बताया गया है, लेकिन जो आपके बुक में उसमें केवल 10 संघ को बताया गया है ना। इसलिए हम यहाँ पर कितने संघ के बारे में पढ़ेंगे? 10 संघ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जंतु जगत के अंतर्गत जो जंतु होते हैं उसके कितने फाइलम हैं? वैसे तो 31 फाइलम होते हैं संघ, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, है ना, जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, स्टोरर एवं यूसिंजर, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? आधुनिक वर्गीकरण दिया, है ना, और जंतु जगत को 31 संघों में वर्गीकृत किया गया था। तो जिसके अंतर्गत बुक में केवल 10 संघ के बारे में दिया गया है, और आपको इसी 10 संघ को याद रखना है। तो वो किस प्रकार से हैं? तो इसमें आते हैं सबसे पहला संघ है संघ पोरीफेरा। क्या है? संघ पोरीफेरा। दूसरा संघ होता है सिलेंट्रेटा। इसको निडेरिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? निडेरिया। अगला है प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर चौथा फाइलम है निमेटोडा या निमेटहेल्मिन्थेस। इसको निमेटोड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? निमेटोडा। उसके बाद अगला संघ है एनीलिडा, 5वां संघ। 6वां संघ में आता है आर्थ्रोपोडा। फिर है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है? मोलस्का आता है। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। फिर है हेमिकॉर्डेटा। में कॉर्डेटा के कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद लास्ट संघ होता है कॉर्डेटा। तो जंतु जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉन कॉर्डेटा, है ना। नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत अकशेरुकी आते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और कॉर्डेटा या कशेरुकी,
इसके अंतर्गत आते हैं जो विकसित जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जो जीव होते हैं उनमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर हेमिकॉर्डेटा में कॉर्डेटा के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। फिर कॉर्डेटा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब क्या होते हैं, उच्च वर्गीय होते हैं। तो इस तरीका से इस पाठ के अंतर्गत है ना, या जंतु जगत के अंतर्गत 10 संघ होते हैं और ये संघ जो है वो इसी सीरीज में आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आप किसी भी एक संघ को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वो नहीं बन पाएगा, है ना, और आपको इस तरीके से यहाँ पर समझ भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए ये जैसा है वैसी सीरीज में आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो जीव हैं वो इसी संघ के अनुसार क्या हो रहा है, उनमें विकास हो रहा है। तो सबसे पहले निम्न वर्ग के जीव होते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं उनमें सिर्फ कोशिका ही पाई जाती है, ऊतक नहीं पाया जाता। इसके बाद इसे थोड़ा सा विकसित जीव आते हैं सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत, जिसमें हाइड्रा वगैरह को रखा गया है, इसमें स्पंज को रखा गया है। ये क्या होते हैं, इनमें ऊतक बन जाते हैं लेकिन अंग नहीं पाए जाते। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस निमेटोड में क्या होता है कि इनमें अंग पाए जाते हैं, मतलब कोई एक अंग होता है। फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है, इनमें अंग तंत्र मिल जाता है ना। तो ऐसे करके इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे जीवों का विकास होता है और विकास होने के पश्चात एक उच्च वर्गीय जीव का विकास होता है। तो इस तरीके से ये 10 संघ हैं जिसको आप सीरीज में याद करिए। अब हम देखेंगे कि जो जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है ना, हमारा मेन टॉपिक था बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो जो जीवों का वर्गीकरण हुआ है वो किस आधार पर किया गया है, तो उस आधार को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर आधार देखेंगे कि किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम ये तो जानते हैं कि जो जीव होते हैं उनमें शारीरिक संरचना एवं आकार में सभी जीवों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। उनके जो शरीर का बनावट होता है और उनका जो आकार होता है उसके हिसाब से सभी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन जीवों में कुछ ऐसी भी समानताएं होती हैं, है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ क्या होती हैं, समानताएं होती हैं, और उन्हीं समानताओं के आधार पर जीवों को क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप, है ना, दोनों में यदि हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, बायो वाले को एक तरफ कर देंगे, है ना, क्योंकि बायो के जितने भी विद्यार्थी रहेंगे वो सब क्या है, समानताएं हैं। किस चीज़ का समानता है कि वो बायो विषय वाले हैं तो उनको अलग कर दिया गया। मैथ वाले क्या हैं कि वो जितने भी हैं वो सब मैथ्स वाले हैं, है ना, तो वो समानताएं देखकर उनको एक अलग वर्ग में कर दिया गया। तो इस तरीक़ा से जीवों की समानताओं के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो वो जो आधार है उनमें समानता का आधार होता है, उसी के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट्स होगा, है ना, समानता के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं, समानता के आधार पर। तो यहाँ पर बहुत कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स होगा कि एनिमल बॉडी पैटर्न, एनिमल बॉडी पैटर्न्स, यानी कि उनकी शरीर की रूपरेखा देखा जाएगा कि जो जीव होते हैं उनका शरीर किस तरीके से है। यदि वहाँ पर जैसे कि एक समूह है जहाँ पर 5 जीव रखे गए हैं, जिसमें से 3 जीवों का अगर शरीर देखा जाएगा, उनकी कोशिका देखी जाएगी तो वो सेम है, तो उन तीनों को एक कर दिया जाएगा, बचे 2 उनको अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्या है, शरीर के आधार पर उनमें समानताएं होती हैं तो उनका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा होगा कि बॉडी सिमेट्री, दूसरा आधार क्या होगा, जीवों की बॉडी सिमेट्री, यानी कि उनका शारीरिक सममिति देखा जाता है, शारीरिक सममिति। तो यहाँ पर शारीरिक सममिति में क्या होता है कि जीवों को देखा जाएगा कि उनका जो सिमेट्री है, बॉडी सिमेट्री, यानी कि अगर वो बीच से अगर उसको काटा जाए तो वो बराबर 2 भागों में बट रहे हैं क्या,
कि कुछ जीव जो हैं वो बराबर 2 भागों में नहीं बँट पाते हैं, कुछ जीवों को कहीं से भी काट देने पर वो 2 भागों में बँट जाते हैं। तो इस तरीक़ा से उनका शारीरिक सममिति के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा हम लिख सकते हैं प्राइमरी जर्म लेयर, है ना। मतलब प्राइमरी जर्म लेयर का मतलब है यहाँ पर उसका प्राथमिक जनन स्तर देखा जाता है जीवों का। तो जैसे कि इसके अंतर्गत जीव 2 प्रकार के होंगे, एक तो डिप्लोब्लास्टिक होगा, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, है ना। कितने होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं। यानी कि इनमें 2 लेयर पाया जाएगा। डिप्लो है इसलिए इसमें कितना लेयर पाया जाएगा, 2 लेयर पाया जाता है। और वो 2 लेयर कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंडोडर्म और एक होता है एक्टोडर्म। इसी तरीक़ा से ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर पाए जाएंगे, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो इस तरीक़ा से उनका प्राइमरी जर्म लेयर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला चौथा होगा इसमें उनकी बॉडी कैविटी। जीवों को उनकी बॉडी कैविटी देह गुहा के आधार पर उनको क्लासिफिकेशन किया जाता है कि देह गुहा के अंतर्गत कौन ऐसे जीव हैं जिनमें देह गुहा नहीं पाया जाता, उनको अलग कर दिया जाता है ना। जिनमें देह गुहा पाई जाती है उनको एक वर्ग में रख दिया जाता है। जिसमें देह गुहा तो है लेकिन वो किस टाइप का है कि कभी कभी दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देता। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं। तो तीनों वर्ग को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर है अगला आधार हो जाएगा बॉडी सिगमेंटेशन। है ना, मतलब शरीर विखंडन। ऐसे जीव देखना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर क्या होता है, कई भागों में डिवाइड होता है ना। जैसे कि आप अगर अर्थवर्म को ही ले लेंगे, केचुआ को, तो यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो केचुए का जो शरीर होता है वो बहुत सारे खंडों में डिवाइड होता है इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, सिगमेंटेशन, मतलब विखंडित होते हैं। तो जितने भी विखंडित जीव हैं उनको उनके विखंडन के आधार पर अलग किया जाएगा, है ना। फिर अगला आधार हो जाएगा बॉडी सपोर्ट और प्रोटेक्शन, है ना। यानी कि उनके शारीरिक आधार एवं सुरक्षा के, है ना, सुरक्षा को देखते हुए ऐसे जीवों को एक अलग वर्ग में रख दिया जाएगा। जैसे कि ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, काइटिन पाया जाता है। जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उनके शरीर पर एक काइटिन की लेयर पाई जाती है जो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, उनके शरीर को सपोर्ट, आधार बनाते हैं। अब प्रोटेक्शन बोले तो जैसे कि आपने देखा होगा, सीपी देखा है ना, पाइला जो शंख होते हैं वो देखा है, मोलस्का, ये सभी मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं कि उनमें काइटिन का एक कवच पाया जाता है ना, और उसके अंदर में वो जीव उपस्थित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, बाहरी वातावरणों से उसका क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रोटेक्शन, है ना। जैसे कि आपने शंख सीप में देखा ही होगा, उनका जो बाहर का आवरण होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो ऐसे जीव जिनमें क्या है, कुछ अलग प्रकार से उनका शरीर होता है, उनमें सपोर्ट के आधार के लिए पाया जाता है, सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ पाया जाता है, तो उनको एक अलग वर्ग में रख दिया जाता है। तो इतने पॉइंट है जिसके आधार पर जीवों को क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अब अगले वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, इसके बारे में, इसके अंतर्गत, है ना, कुछ पढ़ेंगे कि क्या होता है बॉडी पैटर्न, क्या होता है बॉडी सिमेट्रिकल, है ना, शरीर सममिति के आधार पर कौन कौन से जीव आते हैं, किस किस जीवों में देह गुहा पाया जाता है या नहीं पाया जाता, कौन से जीवों में विखंडन, उनका शरीर विखंडित होता है, या किन जीवों में प्रोटेक्शन पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 10 संघ है इसका एक एक का कैरेक्टर देखेंगे, और इस संघ के अंतर्गत किन किन जीवों को रखा गया है इसके भी बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।